अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की लाखों मुसीबतों से लड़ने की ताकत खुद ब खुद इंसान में आ जाती है। पिछले एपिसोड के आखिरी सीन में हमने कुछ ऐसा ही देखा जब जियोंग ने दोही पर आई मुसीबतों को ढाल बनकर रोकते हुए एसिड के वो छींटे जो दोही के बदन को जलाते उन्हें जियोंग ने अपने हिस्से कर लिए। एक डीमन और ह्यूमन के बीच पनपते प्यार ने दोनों को ही बचाया और बचाया उस मिस्टिकल यानी करिश्माई टैटू ने एक बार फिर। कैसे मुमकिन हुआ ये सब, आइए जानते हैं इस एपिसोड में जॉइनिंग हैंड्स विद डीमन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब तो करे, लाइक करे और थोड़ा सा वक्त निकाल कर कमेंट भी, ताकि हमें पता तो चले कि आखिरकार इन कहानियों को इतने प्यार से सहेजने का काम आप लोगों को पसंद भी आ रहा है या नहीं। सो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ ये आता है वो जाता है वाली डिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि दिल से एक्सप्लेन कर दिलों तक पहुँचाई जाती है। अब दोही पुलिस स्टेशन में होती है जहाँ डिटेक्टिव के एनालिसिस से साफ पता चला है कि सल्फ्यूरिक एसिड के इतने कंसंट्रेशन के साथ अटैक जानलेवा हो सकता था। और टेंशन की बात ये है कि अटैकर की पहचान भी कहीं मैच नहीं हुई थी। जियोंग भी इंटरोगेशन रूम के बाहर ही बैठा होता है, इरिटेट होता हुआ, क्योंकि पुलिस वही कई होमलेस और कई शराबी जुआरियों की पूछताछ कर रही थी। इन्हीं के बीच एक स्पेशल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो फुटपाथ पर सोने वाली होमलेस बेगर थी और जिसका नाम बस लेडी ही था। वो चुपके से जियोंग को दी गई कॉफी पीने लगती है और जियोंग को देखकर बड़बड़ाती है कि तुम बस एक धागे से बंधे हो, तुम मर भी सकते हो। कैसी रहेगी एक इनसिग्निफिकेंट मौत तुम्हारे लिए। यहाँ एक छोटा सा रेफरेंस ये भी था कि जियोंग हर बात पर इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन बोला करता था। ये सुन जियोंग थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, पर तब तक दोही इंटरोगेशन रूम से बाहर आती है और वो दोनों साथ निकल पड़ते हैं। पीछे पुलिस वाले उन दोनों की बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे से वही लेडी आकर जोर से हंसती है और कहती है रॉलेट व्हील अब घूम रहा है, यानी जिंदगी का जुआ अब शुरू हो गया है। अब कार में वापस दोही और जियोंग के बीच झड़प शुरू हो जाती है, क्योंकि दोही को लगता है कि जियोंग को सिर्फ टैटू की परवाह है, क्योंकि वो हर बात पे यही कहता है कि मेरे टैटू को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोही उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम कोई डीमन नहीं, एक पोकेमॉन हो बस, या फिर बॉटल में रहने वाला छोटा सा जीनी। अब चूंकि इस टैटू के बगैर तुम कुछ नहीं हो और तुम्हें मेरे पास रहने की जरूरत है, तो तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा। ये सुनकर जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो एक डीमन है, किसी की नौकरी उसे नहीं करनी, वो भी एक इंसान की। दोही उसे समझाती है कि एक किलर उसके पीछे पड़ा है, तो ऐसे में उसे जियोंग की हेल्प की जरूरत है और जियोंग को टैटू की, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। पर बात नहीं बनती और जियोंग दोही को उसके घर छोड़ने जाता है। पर हम देखते हैं कि किलर भी आज दोही का पीछा कर रहा था, दोही के मौत के इरादे से, पर जियोंग की वजह से अटैक कर नहीं पाता। उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब उसी रात अपने सनवेल फाउंडेशन में जियोंग काफी परेशान था कि किसी भी हालत में वो एक ह्यूमन का बॉडीगार्ड नहीं बनेगा। इस पर असिस्टेंट पार्क उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि डीमन बुक के मुताबिक डीमंस ह्यूमन के गार्जियन ही तो थे और उसका मतलब भी एक तरह से बॉडीगार्ड ही तो है। और वैसे भी अगर गलती से दोही को कुछ हुआ तो आपकी पावर तो गई समझो। इसी बीच दोही के मैसेजेस भी आते हैं कि जल्द ही वो टैटू पर लेजर ट्रीटमेंट करके निकलवाएगी। ये देख जियोंग परेशान हो जाता है, पर दोही तो बस उसे छेड़ रही थी। असल में तो वो जियोंग के ख्यालों में ही खोई हुई थी कि कैसे एक डीमन होने के बावजूद वो दोही का मसीहा है और शायद प्यार भी। टीवी पर मैडम जू के फाइनेंशियल एडवाइजर की मौत की खबर सुन दोही मैडम जू को फोन लगाती है, पर मैडम जू उसे टेंशन न लेने की बोलकर फोन कट तो कर देती है, पर अपने डेस्क पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगवाती है और उसे भी कुछ तो गड़बड़ होने का एहसास होता है। सुबह वापस जियोंग असिस्टेंट पार्क से आज दोही से टैटू वापस कैसे ले इसकी प्लानिंग बना रहा था, पर अचानक ही कुछ जलने की बदबू आती है, जैसे कि कोई स्टिक। अरे ये तो जियोंग की उंगली थी। दोनों को कुछ समझ नहीं आता, पर तब तक जिन वहाँ आ जाती है और पानी फेंक कर आग बुझाती है। पर उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो टैटू जल्दी वापस नहीं मिला तो जियोंग भी ऐसे ही जलेगा और फिर मौत। डर के मारे वो तुरंत दोही को फोन लगाता है और जा पहुंचता है उसके घर और उसी समय उसके बॉडीगार्ड बनने का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। पर अब तो दोही को शक है कि ऐसा क्या हुआ कि रात भर में ये मान गया। जियोंग फटाफट से उसका हाथ पकड़ता है और शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे भी अपने साथ क्लॉक टावर पर ले जाता है।
जहाँ की हाइट से तो दोही की हालत खराब हो जाती है, पर ये जगह थी जियोंग की शिकार तलाशने की जगह। लेकिन बात और बिगड़ जाती है, जियोंग की 2 उंगलियां जलने लगती है इस बार, यानी उसे अब शिकार ढूंढना तो पड़ेगा ही, वरना वो पूरा जल उठेगा। इतना सोचते ही टैटू का इशारा होता है और जियोंग और दोही अब एक हॉस्पिटल में थी, जहाँ एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही थी, जो कैंसर से तड़प रही थी मौत की दहलीज पर। माँ की प्रार्थना थी कि बस बेटी जी पाए, सिर्फ एक और दिन, जिस दिन उसका बर्थडे था। ऐन वक्त पर वहाँ जियोंग भी आ पहुँचता है अपनी डील के साथ कि अगर उसकी माँ ने डील की तो उसकी बेटी 10 साल जिएगी, पर बदले में माँ को देनी होगी अपनी आत्मा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत सीरियस, और समय की कमी की वजह से जियोंग दोही का हाथ थामे चुटकी बजाता है और लड़की ठीक हो जाती है। दोही और उस बच्ची की माँ हैरान हो जाती है। अब जियोंग कॉन्ट्रैक्ट देता है। दोही के मना करने के बावजूद इस पर जियोंग गुस्सा हो जाता है और दोही नोटिस करती है कि जियोंग की पूरी हथेली आग से जल रही थी। बाहर आकर जियोंग खुश होते हुए दोही को केक खिलाने ले जाना चाहता है, पर दोही का गुस्सा फूट पड़ता है कि खुद सालों साल जीने के लिए वो मुसीबत में पड़े लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई सेलिब्रेशन की वजह नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा दूसरे के तकलीफ की अमानत है। इस पर जियोंग भी गुस्से में कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है और उसकी जिंदगी उसे दूसरों के विश को पूरी करने की बदौलत मिली है। मैं उन्हें बचाता हूँ उनकी तकलीफों से। दूसरी तरफ कहानी में नया मोड़ आता है जब मैडम जू किसी शख्स को कंपनी में गड़बड़ करने का दोषी ठहराती है और डांटती है और वो शख्स चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर नहीं, हमें दिखाया जाता है कि वो अनजान शख्स बाहर ही खड़ा मैडम जू को देख रहा होता है, पता नहीं किस मंशा से। उधर जियोंग जब असिस्टेंट पार्क के साथ केक खाते हुए सेलिब्रेट कर रहा होता है तो पार्क उसे एक नई बात बताता है। उसके साथ जो हादसा हुआ था वो रात एक फुल मून थी और आग लगी ठीक 29वें दिन, यानी हर फुल मून साइकिल के अंदर उसे डील करनी होगी, नहीं तो 30वें दिन उसकी मौत। इधर ऑफिस में दोही का भी मन किसी काम में नहीं था कि जियोंग जिसे वो मन ही मन प्यार करती है वो इतना सेल्फिश या क्रूएल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जियोंग के भी जहन में दोही की बातें ही घूम रही थी कि एक डीमन होने की वजह से वो इंसानों की तकलीफों और अपनों को खोने का दर्द नहीं समझ सकता। जियोंग भी परेशान होकर हॉस्पिटल जा पहुंचता है उसी बच्ची के पास और बच्ची से उसकी विश पूछता है। बच्ची बस इतना ही कह पाती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को उसकी वजह से कोई तकलीफ हो और यही उसकी विश है। जियोंग के लिए ये इमोशंस अजीब थे। एक तरफ माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हिल जाने को तैयार और बेटी अपनी माँ को बचाने के लिए। रेस्टोरेंट में मीटिंग करती दोही अपने ही बगल में उसी बच्ची और पेरेंट्स को केक काट कर अपना 10वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखती है। उसके चेहरे की हंसी, इस पल की खुशी बहुत अनमोल होती है और शायद इसी के लिए उसकी माँ ने यातना कबूल की। दोही अब ऑफिस पहुँचती है। कार से बाहर निकलते ही उसका बॉडीगार्ड जियोंग उसे रिसीव करता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, शायद एक दूसरे का पहलू समझना चाह रहे हो जैसे। अब रात जियोंग अपनी बॉडीगार्ड के ड्यूटी के तहत दोही को कार से घर ड्रॉप करने जा रहा होता है और रास्ते में उनकी बातें आज बहुत कम थी, ना कोई झगड़ा ना नोक झोंक। दोही उससे उसकी उम्र और पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है जो कि वो 200 साल बताता है और कहता है कि उसे पुरानी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं, वो कौन था या क्यों डीमन बना। तभी दोही को मैडम जू के नंबर से कॉल आता है पर फोन उठाने पर कोई आवाज नहीं थी। गाड़ी मोड़ दोही मैडम जू के घर पहुंचती है जहां मैडम अपने हाथों से बनाई गार्डन में सर टिकाए बैठी थी। उन्हें छूते ही दोही के बाहों में वो गिर पड़ती है। ये देख दोही रोने लगती है। जियोंग के सामने मिन्नतें करती है कि वो मैडम जू को बचा ले, बदले में वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, पर जियोंग ऐसा कर ही नहीं सकता। ये उसके हक की पावर नहीं, ये तो बस ऊपर वाले के हाथों में है। दोही अब और जोर से रोती है और उसकी आंखों की आंसू बाहर बारिश के धार में तब्दील हो पड़ती है। अगली सुबह मैडम जू का फ्यूनरल, पूरा परिवार इकट्ठा है। रोने वाले और रोने का दिखावा करने वाले भी मौजूद थे। मैडम जू की तस्वीर देख दोही वापस अपने बचपन की यादों में खो जाती है। जब उसके पेरेंट्स के मौत के दिन मैडम जू ने उसे देखा, एक बच्ची जो अपने आप को
अपने बर्थडे को अपने माता पिता की मौत का दोषी मान रही थी। उस रोती बच्चे में कोई बात तो थी जो मैडम जू ने उसका साथ पकड़ा। तभी यादों में खोई दोही वापस आती है जब स्योक उसे आवाज लगाता है। पास ही मैडम जू की बेटी स्वान नशे में हंस रही है। बड़ा बेटा, उसकी बहू, सारे मुस्कुरा रहे हैं। ये देख दोही को सबके अंदर की बनावटी चेहरे नजर आते हैं, वो भी फ्यूनरल के दिन। और उस फ्यूनरल में कॉन्ट्रैक्ट किलर भी मौजूद था सीक्रेटली। दोही परेशान होकर मैडम जू के गार्डन में जा पहुंचती है और वहाँ सुकून के पल खोजती है, जहाँ पीछे पीछे जियोंग भी आता है वाइन की बोतल के साथ। दोही कहती है कि मैडम जू मुझे इन काले कपड़ों में देखना नहीं चाहेंगी, तो जियोंग अपने पावर से उसके कपड़े का रंग सफेद कर बाहर निकल जाता है और उस गार्डन के माहौल थोड़ी देर को खुशनुमा हो जाता है जब एक सफेद तितली उड़ कर आती है और दोही के हाथों में बैठती है, जैसे कि मैडम जू दोही के पास आई हो। थोड़ी देर में परिवार के सारे लोगों को डिटेक्टिव अलग रूम में ले जाता है और बताता है मैडम जू ने मौत से पहले पेन किलर लिया था। दोही इनकार करती है कि मैडम जू को पेन किलर से एलर्जी थी तो वो क्यों लेंगी, पर हैरानी ये थी कि लेबल के अंदर की दवाइयाँ अलग थी। हो सकता है कि ये मौत सिर्फ हार्ट अटैक ना हो। मैडम जू का बेटा डिटेक्टिव को प्रेशराइज करता है कि वो इसे हार्ट अटैक ही डिक्लेयर करे, पर दोही समझ गई थी कि ये हार्ट अटैक नहीं मर्डर है, पर वो पता लगा कर रहेगी वो हत्यारा कौन है। तब तक मैडम जू की वसीयत उनका वकील पढ़ना शुरू करता है, जिसमें मिराई ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टी दोही के नाम की गई थी, पर कंडीशन ये थी कि उसे आज से 1 साल के अंदर ही शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 साल में दोही ने शादी नहीं की तो प्रॉपर्टी वेलफेयर फाउंडेशन की हो जाएगी। ये सुनकर सभी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। मैडम जू का बेटा बेटी सारे अवाक रह जाते हैं और दोही के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम इस परिवार की भी नहीं। दोही इन सब से इतनी परेशान हो जाती है कि वो सीधे जियोंग के सामने जा खड़ी होती है और उसकी आंखों में देखते हुए उसे शादी करने का प्रपोजल देती है, मैडम जू की दी हुई रिंग आगे बढ़ाते हुए। जितना हैरान करने वाला वसीयत था उतना ही हैरानी भरा था दोही का ये अचानक सा प्रपोजल। कल तक दोही जिस जियोंग से चिड़ी हुई रहती थी मैडम जू के खातिर और उसके कातिल का पर्दाफाश करने के खातिर उस डीमन से हाथ मिलाने को अपना जीवन साथी बनाने को तैयार थी, तो क्या दोही हो पाएगी अपने मकसद में कामयाब? खुद को उस किलर से बचा उसे ही सबके सामने ले आने का ये काम कैसे करेगी पूरा? देखेंगे हम और आप माय डीमन के नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनऑफिशियल शो टाइम। क्योंकि यहाँ सीरीज और मूवीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बल्कि इस तरह सहेजा जाता है कि वो सीधे दिलों में उतरे। और उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। जरूर कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।